जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग 2023 के लिए मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसे 2009 से लेकर 2022 तक के एग्जाम में किसी न किसी वर्ष निश्चित तौर पर पूछा गया है, उसी प्रश्न पर चर्चा करें। मतलब कुल मिला के जो प्रीवियस क्वेश्चन है मनोविज्ञान विषय से बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पिछले वर्षों पूछा गया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिबल के ठीक विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल के ठीक विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर होगा शिथिलीकरण। ऐसे प्रतिबल का दबाव होता है, दबाव का स्थिर हो जाएगा। दूसरा है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्था होती है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्था होती है? उत्तर होगा 3। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मतलब कुंठा आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा डोलार्ड तथा मिलर ने। डोलार्ड तथा मिलर ने। सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा हैंस सैलिए। क्या होगा? हैंस सैलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुए तनाव कहलाती हैं। उत्तर होगा द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव या प्रतिबल के धनात्मक पहलू कौन है? मतलब तनाव या प्रतिबल के धनात्मक पहलू को क्या कहते हैं? उत्तर होगा यूस्ट्रेस। अगला है, तनाव या प्रतिबल के ऋणात्मक पहलू को क्या कहते हैं? उत्तर होगा डिस्ट्रेस। मतलब जब किसी व्यक्ति पर तनाव का धनात्मक प्रभाव पड़े तो उसे क्या कहेंगे? यूस्ट्रेस कहेंगे। और तनाव का यदि ऋणात्मक प्रभाव पड़े तो क्या कहेंगे? डिस्ट्रेस कहेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? उत्तर होगा लैटिन। नेक्स्ट प्रश्न है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? उत्तर होगा दुश्चिंता। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंठा आक्रामकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुंठा आक्रामकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा जॉन डोलार्ड। अगला है, किसी वस्तु को खोने का बोध क्या कहलाता है? किसी वस्तु के खोने का बोध क्या कहलाता है? उत्तर होगा वंचन। नेक्स्ट है, प्रतिबल के स्रोत हैं। प्रतिबल के स्रोत हैं। उत्तर होगा चिंता, कुंठा और संघर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के उदाहरण हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल के उदाहरण हैं। उत्तर द्वंद्व, कुंठा और आंतरिक दबाव। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण की, सामान्य अनुकूलन संलक्षण होगा संलक्षण की कितनी अवस्था है? कि तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? सामान्य अनुकूलन संलक्षण के तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर विश्रांति की अवस्था। आधुनिक दबाव शोध के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे माना जाता है? उत्तर हैंस सैलिए को। सामाजिक प्रतिबल के उदाहरण हैं। सामाजिक प्रतिबल के उदाहरण हैं। उत्तर विवाह विच्छेद या संबंध विच्छेद। मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव है। मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव कौन कौन है? तो चुनौती, नियंत्रण और वचनबद्धता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबल या दबाव, प्रतिबल कहें या दबाव कहें या तनाव कहें, प्रतिबल, दबाव या तनाव प्रबंधन के लिए क्या जरूरी है? मतलब आपको यदि तनाव ज्यादा हो उसको मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? तो व्यायाम करेंगे।
मनन, चिंतन मनन करेंगे, बायोफीडबैक में दवा का प्रयोग करेंगे या विश्राम करेंगे। नेक्स्ट है सामान्य अनुकूलन संरक्षण के प्रमुख अवस्था कौन कौन है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की प्रमुख अवस्था कौन कौन है। उत्तर चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया। किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया। उत्तर होगा कैनन। नेक्स्ट है दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती हैं कहां, तो कॉर्टेक्स में होती है। कहां होती है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है। प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। उत्तर होगा लेजारस ने। मृत्यु उदाहरण है, मृत्यु उदाहरण है, उत्तर होगा व्यथा का या दुख का। अगला प्रश्न है नकारात्मक संवेदी के उदाहरण है या नकारात्मक संवेग के उदाहरण है। उत्तर होगा डर, क्रोध और दुश्चिंता। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितना प्रतिशत बीमारी दबाव के कारण होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितना प्रतिशत बीमारी दबाव के कारण होता है। उत्तर होगा 70 से 80% के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है एनेरेक्सिया नर्वोसा कैसा विकार है। एनेरेक्सिया नर्वोसा कैसा विकार है। उत्तर होगा कम भूख लगना, मतलब इसमें भूख से जुड़ा हुआ बीमारी है। एनेरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इंसान को भूख कम लगती है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण का सबसे नया पद्धति कौन है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण का सबसे नया पद्धति कौन है। उत्तर DSM-4। क्या है, DSM-4। नेक्स्ट है दैहिक विकार के उदाहरण हैं। प्रश्न है दैहिक विकार के उदाहरण हैं। उत्तर होगा पीड़ा विकार, कायालंबिता विकार और रूपांतरण विकार। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का सबसे नया पद्धति कौन है। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का सबसे नया पद्धति कौन है, तो ICD-10। क्या है, ICD-10। संवेदन मंदक औषधि का मुख्य कार्य क्या है। संवेदन मंदक औषधि का मुख्य कार्य क्या है, तो पीड़ा के प्रभाव को, मतलब दर्द के प्रभाव को क्या कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है असामान्यता के जैविक कारक कौन कौन हैं, या असामान्यता के जैविक कारक हैं। उत्तर शारीरिक वंचन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव और आनुवांशिकता। अगला है ICD-10। ICD-10 किसने प्रस्तुत किया। उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO ने। नेक्स्ट है दो ध्रुवीय विकार के रूप कौन कौन है, तो उन्माद और विषाद। उन्माद और विषाद कैसा विकार है, तो दो ध्रुवीय विकार है। स्नायु विकृति के उदाहरण हैं। स्नायु विकृति के उदाहरण हैं चिंता विकृति, बाध्यता विकृति और दुर्भिति। नेक्स्ट है असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में किस ढंग का अंतर है। सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार में किस ढंग का अंतर है। उत्तर होगा मात्रा का। किसी सामान्य प्रक्रिया को सामान्य रूप से, किसी सामान्य प्रक्रिया को सामान्य रूप से बार बार दोहराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। मैं कोई सामान्य कार्य उसको बार बार दोहरा रहे हो, जिसको कहते हैं मनोग्रस्ती बाध्यता विकार, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मायनिया कहते हैं। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम। बुलिमिया विकार कैसा विकार है। बुलिमिया विकार कैसा विकार है, तो बुलिमिया विकार भी भूख से जुड़ा हुआ विकार है, और बुलिमिया विकार में भी इंसान को भूख का अनुभव नहीं होता है। अफीम से उत्पन्न होने वाला औषधि कौन है, मतलब कौन कौन सी औषधि है जो अफीम से बनता है। उत्तर हेरोइन, मार्फिन और मेथाडीन। मनोविदलता का प्रकार है। मनोविदलता का प्रकार है तो विघटित मनोविदलता,
व्यामोही विदलता और मिश्रित मनोविदलता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर को एक्रोफोबिया कहते हैं। वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो एक प्रकार का एंटीजन है। वायरस क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है। एक ध्रुवीय विकार है, एक ध्रुवीय विकार है, उत्तर होगा विषादी मनोकृति। क्या होगा? विषादी मनोविकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा गया है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा गया है, उत्तर होगा प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट बालक के उदाहरण है, विकलांग भी विशिष्ट बालक के उदाहरण है, और मानसिक रूप से दुर्बल बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। मानसिक दुर्बलता का क्या कारण है? मतलब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, मंद बुद्धि का, इसके पीछे कारण क्या है? जन्म के समय आघात, वंशानुक्रम और संक्रामक रोग के कारण भी, बीमारी के कारण भी मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। आंतरिक विकृति से संबंधित है। आंतरिक विकृति मतलब अंदर से जो व्यक्ति में विकृति आ जाती है। क्यों? तो आंतरिक विकृति का उदाहरण दिखेगा आपको, बहुत तेज डर लगना, पसीना आना, हृदय गति का कम होना या तीव्र हो जाना, ये शरीर के अंदर के रोगी होने का पहचान है। मतलब अचानक आपके शरीर से पसीना आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, हृदय गति या तो कम हो गई या तेज हो गया, तो निश्चित तौर पे आप किसी न किसी बीमारी से या विकृति से, चिंता से ग्रसित हैं। असामान्यता की श्रेष्ठ कसौटी कौन है? असामान्यता की श्रेष्ठ कसौटी कौन है? तो समायोजन की अनुपयुक्तता। मतलब जो असामान्य होते हैं वह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं कहीं। नेक्स्ट है, दो ध्रुवीयता मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? दो ध्रुवीयता मनोविकृति के कितने प्रकार है? उत्तर होगा 2। कैटेटोनिया स्टूपर है तो मनोविदलता का, कैटेटोनिक स्टूपर का संबंध किससे है? तो मनोविदलता से। अगला है, मार्फिन का प्रयोग कहां होता है? मार्फिन का प्रयोग कहां होता है? तो पीड़ा को कम करने में। डोपामाइन की अधिकता से कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? अगर व्यक्ति के शरीर में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाए, एक प्रकार का रसायन है, तो मनोविदलता बढ़ जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए किस भारतीय ऋषि ने अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किया? उत्तम स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वस्थ रहिएगा, इसके लिए अष्टांग मार्ग कौन दिया? उत्तर होगा पतंजलि। कौन है? पतंजलि। बंदुरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग किया? मतलब सर्प मतलब सांप से अगर आपके मन में डर है तो उसको दूर करने का तरीका क्या है? तो मॉडलिंग विधि से आप उस डर को दूर कर सकते हैं। संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादक अल्बर्ट एलिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर होगा सीखने के सिद्धांत पर। विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? विद्युत आघात चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा सरलेटी तथा बिनी ने। किसने? सरलेटी तथा बिनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, योग का पिता किसे कहते हैं? प्रश्न है, योग का पिता किसे कहते हैं? उत्तर होगा महर्षि पतंजलि को। किसे? महर्षि पतंजलि को। रैशनल इमोटिव चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? रैशनल इमोटिव चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा एल्बर्ट एलिस। चिकित्सा के मॉडलिंग प्रविधि का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा के मॉडलिंग प्रविधि का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा बंदुरा को। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा कार्ल रोजर्स। क्या होगा? कार्ल रोजर्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? मनोशल्य चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा इगास मोनिज ने। कौन होगा? इगास मोनिज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? उत्तर सिगमंड फ्रायड से। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? किस चिकित्सा पद्धति में
सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा व्यवहार चिकित्सा। श्वसन अभ्यास योग को क्या कहते हैं? श्वसन अभ्यास योग को क्या कहते हैं? उत्तर होगा प्राणायाम। क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा के किस विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल दिया जाता है? चिकित्सा के किस विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल दिया जाता है? उत्तर होगा गेस्टाल्ट चिकित्सा। क्या होगा? गेस्टाल्ट चिकित्सा। और गेस्टाल्ट चिकित्सा के जनक कौन है? एफसी पल्स, एफएफ पल्स। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? उत्तर होगा 21 जून को। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? उत्तर होगा 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्बोधक चिकित्सा के जनक कौन है? उद्बोधक चिकित्सा के जनक कौन है? उत्तर होगा विक्टर फ्रैंकल। किस चिकित्सा पद्धति में फ्लोडिंग या मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है? किस चिकित्सा पद्धति में फ्लोडिंग या मॉडलिंग का प्रयोग होता है? उत्तर होगा व्यवहार चिकित्सा में। किसमें? व्यवहार चिकित्सा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोचिकित्सा का लक्ष्य क्या है? मनोचिकित्सा का लक्ष्य क्या है? उत्तर, अनुकूलित व्यवहार को प्रोत्साहित करना, अनुकूलन व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सांवेगिक दबाव या द्वंद्व को कम करना और आत्मचेतना को बढ़ाना। यह मनोचिकित्सा का लक्ष्य है। अगला है क्लाइंट केंद्रित, क्लाइंट जिसको आप सेवार्थी भी कह सकते हैं, क्लाइंट केंद्रित या सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा पद्धति का विकास किसने किया? उत्तर होगा कार्ल रोजर्स ने। व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है? नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है? उत्तर होगा अधिगम पर। किस पर होगा? अधिगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा, व्यवहार पर आधारित चिकित्सा पद्धति कौन है? व्यवहार पर आधारित चिकित्सा पद्धति कौन है? उत्तर होगा विरुचि चिकित्सा, मॉडलिंग प्रविधि और बायोफीडबैक। नेक्स्ट है, पारस्परिकता अवरोध का नियम आधारित है। पारस्परिकता अवरोध का नियम किस पर आधारित है? उत्तर होगा क्रमबद्ध असंवेदीकरण पर। क्रमबद्ध असंवेदीकरण पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चिकित्सा पद्धति में अधानुकूलन के नियम का प्रयोग होता है? किस चिकित्सा पद्धति में अधानुकूलन के नियम का प्रयोग होता है? उत्तर होगा व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? उत्तर, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधी सूचना आ जाती है। जब व्यक्ति के सामने क्या होता है? दो विरोधी सूचना आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया? मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रत्यय का विकास किसने किया? उत्तर होगा एस.एम. मोहासिन। फिट्ज-हाइडर का संतुलन पीओएक्स मॉडल में ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब अदर, और अदर का मतलब क्या होगा? दूसरा व्यक्ति। अगला है, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? उत्तर होगा 1957 में। अगला प्रश्न है, पीओएक्स मॉडल में पी का मतलब क्या होता था? पी का मतलब पर्सन, मतलब व्यक्ति। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल किसने दिया? मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल किसने दिया? उत्तर होगा मीड एवं बेनेडिक्ट ने। मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता के संप्रत्यय किसने दिया? मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय किसने दिया? उत्तर होगा लियोन फेस्टिंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण के मुख्य निर्धारक घटक कौन कौन है? मनोवृत्ति निर्माण के मुख्य निर्धारक हैं तो प्राथमिक समाजीकरण। मनोवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रत्यय किसने दिया? मतलब मनोवृत्ति परिवर्तन में पीओएक्स का संप्रत्यय किसने दिया? उत्तर होगा फिट्ज-हाइडर ने। किसने दिया? फिट्ज-हाइडर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल हो जाए,
मतलब अगर किसी व्यक्ति का विचार प्रतिकूल है और प्रतिकूल से बढ़कर और ज्यादा प्रतिकूल हो जाए, या अनुकूल है तो अनुकूल से बढ़कर और ज्यादा अनुकूल हो जाए, तो क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे संगत परिवर्तन। मतलब इंसान जैसा है अगर वो ऐसा ही और आगे बढ़ जाता है, क्या कहेंगे? संगत। मतलब इंसान जैसा होना चाहता है अगर उसी प्रकार का गुण उसमें आ जाए तो इसे कहेंगे संगत परिवर्तन। मनोवृत्ति के कितने घटक हैं? तो उत्तर होगा 3। पूर्वाग्रह के घटक कितने हैं? 3। तो मनोवृत्ति के भी 3 घटक हैं और पूर्वाग्रह के भी 3 घटक हैं। तो प्रश्न मनोवृत्ति के घटक कौन कौन है? तो भावनात्मक है घटक है, संज्ञानात्मक घटक है और क्रियात्मक घटक है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है किसका? तो मनोवृत्ति का। पूर्वाग्रह किसका प्रकार है? मनोवृत्ति का। रूढ़ि युक्ति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रूढ़ि युक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? उत्तर होगा वाल्टर लिपमैन ने। किसने किया? वाल्टर लिपमैन ने। पूर्व धारणा को कम करता है, मतलब आपके मन में अगर कोई पूर्व धारणा आ गई है तो आप कैसे कम कर सकते हो? तो शिक्षा प्राप्त करके, अंतर समूह संपर्क के द्वारा और पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार के द्वारा। मतलब शिक्षा प्राप्त करके आप कर सकते हैं, अंतर समूह संपर्क बढ़ाकर कर सकते हैं और पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार करके बढ़ा सकते हैं। अगला है श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं? श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं? उत्तर होगा आदि रूप। क्या कहते हैं? आदि रूप। नेक्स्ट प्रश्न है मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से भिन्न है कैसे? मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से भिन्न कैसे है? उत्तर आवेष्टन द्वारा। किसके द्वारा? आवेष्टन के द्वारा। छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित कौन कौन है? तो छवि निर्माण के 3 घटक हैं, चयन, संगठन और अनुमान। तो छवि निर्माण में कितने बातें हैं? 3 हैं, चयन, संगठन और अनुमान। विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विशिष्ट वस्तु के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। यह बात किसने कहा? तो गर्गेन ने कहा था। विशिष्ट वस्तु के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव की मनोवृत्ति को क्या कहते? को मनोवृत्ति कहते हैं। बात किसने कहा था? तो गर्गेन ने कहा था। छवि निर्माण के कितने घटक हैं? हमने ऊपर कहा था। यहाँ छवि निर्माण के 3 घटक हैं, चयन, संगठन और अनुमान। तो छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं? तो 3 होगा। नाम है चयन, संगठन और अनुमान। नेक्स्ट प्रश्न है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? मतलब मनोवृत्ति मतलब होता है आपका विचार। मतलब आपका विचार कहाँ कहाँ बदलता है या प्रभावित होता है? तो परिवार में, स्कूल में, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा और संदर्भ समूह में, यहाँ बदलता है। PO1 त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो PO1 से अगर त्रिकोण मॉडल कह रहा है तो त्रिकोण मॉडल के बाद 3 व्यक्ति, कम से कम 3 व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है, यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है तो इसमें क्या होगा? मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई आपको बात कह रहा है और वह व्यक्ति जो है विश्वसनीय ज्यादा है तो आपका मनोवृत्ति क्या होगा? जल्दी बदलेगा। लेकिन यदि जो व्यक्ति बात कह रहा है और व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है, गलत बोलता है, तो आपका मनोवृत्ति क्या होगा? नहीं बदलेगा। गुणारोपण के आंतरिक चरण कारक को क्या कहते हैं? गुणारोपण के आंतरिक कारणों को क्या कहते हैं? उत्तर होगा अभिप्रेरणात्मक कारक। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणात्मक कारक। नेक्स्ट प्रश्न है केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव के प्रकार कौन कौन हैं? केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव के प्रकार कौन कौन हैं? तो अनुपालन, पहचान और अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, ये 3 प्रकार है। ये रहा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो किसी न किसी वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। तो आज के क्लास में इतना ही।